बताता हूँ आपको कि भाई 4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर को कहते हैं कि भाई 3 पार्टनर है, वो कहेंगे हम ही काम करेंगे, इसको अवॉइड कर ले, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। उस पार्टनर एक पार्टनर का हक है कि वो पार्टिसिपेट करेगा उसमें, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर कॉमर्स एजुकेटर अंकित बत्रा। आज मैं आपको कराऊंगा अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी का सबसे पहला चैप्टर कराऊंगा मैं, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम पार्टनरशिप को समझेंगे क्या है, क्योंकि आगे जो फर्दर हमारे पास जो भी लेजर वगैरह जो भी हम पुट करेंगे, पिन प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले उसका बेसिक्स पता होना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो आज मैं आपको करा रहा हूँ पार्टनरशिप क्लास 12th सीबीएसई अकाउंटेंसी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। तो डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की? एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लीगल डेफिनेशन है जो कि फंडामेंटल नेचर बताती है पार्टनरशिप का। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप कैसे करते हैं। देखो, यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस होते हैं, एक तो आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एक आपके पास पार्टनरशिप होती है और एक कंपनीज होती है। कुछ कुछ ऐसे लेजर होते हैं जो पार्टनरशिप में बनते हैं, जैसे पिन प्रोप्राइटरशिप अकाउंट आपका पार्टनरशिप में बनेगा। अभी तक 11th के बच्चे जो भी आप पढ़ चुके हो, वो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हो, जहां पे जर्नल लेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, पीनल अकाउंट, बैलेंस शीट, इन बिटवीन जो बीआरएस आता है आपके पास, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हो, वो जो भी आपने समझा है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे समझा है। अब जो समझोगे आप, अब जो स्टार्ट होगा वो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन समझो। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप को डिफाइन किया जाता है रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। पहले यहां तक समझते हैं इस चीज को। यहां पे पार्टनरशिप को बोला गया है पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। सबसे पहले जो इंडिविजुअल पर्सन्स काम करना चाहते हैं एज पार्टनरशिप में, सबसे पहले पार्टनरशिप रेशियो को पहले एग्री करेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहां पे एक अलग पॉइंट आता है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो, या तो एक बंदा उसको लीड करेगा, ठीक है, या तो उसमें से बेटे एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो उसमें आपके पास सारे ही काम करेंगे। क्योंकि कुछ पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, जो सिर्फ पैसा लगाते हैं और अपना हिसाब लेने आ जाते हैं उसमें, ठीक है। यहां पे क्या है, द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। यहां तक समझ आया कि भाई यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो एग्री होंगे टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। एक स्टेटमेंट अलग आ जाए, कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे काम करेंगे, या और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उसमें से एक जो लीड करेगा, बाकी हो सकता है शायद स्लीपिंग पार्टनर पैसे लगा रखे हो, वो एक्टिव पार्टनर हो, काम करेगा। बट यहाँ पे हम एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर के बारे में रिलेटिवली बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सभी पार्टनर को लेके चलेंगे। हो सकता है कुछ पार्टनर सैलरी पे हो सकता है कुछ पार्टनर कमीशन पे हो, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्या है। पहले ये डेफिनेशन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या है, और ये डेफिनेशन आपके पास एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 की है ये। और ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में 12th के बच्चों का आ सकता है, जहां पूछा जा सकता है भी आप जो डेफिनेशन बता रहे हो वो आपके पास कौन से एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कौन से सेक्शन में है, ठीक है। यहां पे आप चेक कर सकते हो, देखो की एलिमेंट्स क्या है इसमें। की एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, agreement between partners, oral or written, business carried on by all or anyone of the acting for all, sharing of profit and losses और mutual agency relationship। अब डेफिनेशन आप समझ चुके हो, डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। डेफिनेशन के बाद थोड़ा पॉइंट समझो कि क्या है। एक तो मैक्सिमम जो आपके पास पार्टनरशिप होती है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं मैक्सिमम की। मैक्सिमम जो होता है वो होता है 50, और मिनिमम जो होता है वो होता है आपके पास 2, मतलब 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम आपके पास 50 हो सकते हैं।
उसके बाद जो एग्रीमेंट होगा बिटवीन पार्टनर्स वो या तो ओरल हो सकता है या रिटर्न हो सकता है। ओरल इन द सेंस ये है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी, पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी, जो उसके क्लॉजेज होंगे जो लीगली होंगे उसको फॉलो करना होगा। रिटर्न में आपके पास जो होगा, रिटर्न में स्टार्टिंग में सारे जो आपके पास आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो पार्टनरशिप के लिए वो सारी चीज मेंशन होगी। तो अगर कुछ आगे जाके डिस्प्यूट भी होता है, आगे जाके कुछ डिस्प्यूट भी होता है तो वो रिटर्न के साथ से चलेगा ये, ठीक है। अब जो बच्चे हैं चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों को कि आप जो बेटे पढ़ाई कर रहे हो अकाउंट्स रिलेटेड जो भी आप समझ रहे हो, थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, इस चीज को समझो क्योंकि रियल लाइफ में बहुत चीज काम आती है ये। अब क्या देखना है इसमें आपको, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे ही बिजनेस करेंगे, ठीक है, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक एक लीड करेगा और एक आपके पास हो सकता है स्लीपिंग पार्टनर भी हो उसमें, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, आप यहां पे जो भी शेयर करोगे प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करोगे, उसमें आपके पास ये नहीं होगा कि भाई मुझे इसने पैसे कम दिए उसने मुझे ज्यादा दिए। अगर ओरल होगा, ओरल में आपके पास पहले बता देता हूं मैं, लीगली अगर आप जाते हो, अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो कि भाई अगर है तो वो इक्वल होता है। अगर आप एग्रीमेंट के हिसाब से जाते हो, जो आपने स्टार्टिंग में एग्रीमेंट बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये शेयर प्रॉफिट और लॉसेस करना ही पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी ऑफ रिलेशनशिप, अब इसमें एक पॉइंट आता है मैं आपको बताता हूं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है आपके पास सेपरेट लीगल एंटिटी आपके पास होती है। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है या फिर कोई कंपनी का ओनर है, तो कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाती है। अगर आपको कोई केस करना है तो आप सीधा कंपनी पे केस करोगे, ओनर पे केस नहीं जाएगा उसमें। तो यहाँ पे एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है और ओनर की अपनी एग्जिस्टेंस है। ये हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, या फिर आप कंपनीज के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। बट या पार्टनरशिप के बारे में आपको एक चीज बताता हूं, मान के चलो आपके पास 4 पार्टनर है, मान को आपके 4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर ने कुछ ये समझ लो कि कुछ कुछ इलीगल एक्टिविटी कर दी, या ऐसा कर दिया कि उस पार्टनरशिप फर्म उसी की वजह से डाउन हुई है या उसकी वजह से कुछ गलत हुआ है, तो आप उस सेपरेट एक पार्टनर पे केस कर सकते हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने क्या बोला है, यहाँ पे 4 पार्टनर है, ठीक है, मान के चलो 4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर है उसने कुछ इलीगल एक्टिविटी कर दी, या मान के चलो कुछ ऐसा फ्रॉड कर दिया, या कुछ भी इससे रिलेटेड कर दिया जो फर्म को लॉस होता है या कस्टमर को लॉस होता है, कुछ भी रिलेटेड हो सकता है, तो आप उस पर डायरेक्ट आप केस कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यहां पे हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है उसको, क्योंकि वो अब बाउंड हो चुका है। ये नहीं है कि भाई पार्टनरशिप कर लिया है कि भाई काम कर रहा हूं या कुछ है उसमें से, बट अगर कुछ गलत किया है तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप को आप ये समझो कि ये सारे इकट्ठे काम तो कर रहे होते हैं, बट यहां पे आपके पास मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इस पॉइंट को आप ऐसे समझो कि जो आपके पास पार्टनर है, पार्टनर ने पैसे तो लगा रखे हैं, पार्टनर ओनर भी है, पार्टनर मैं उसको कहूंगा एक प्रिंसिपल टाइप है एक तरीके से समझ लो, ठीक है, बट पार्टनर एजेंट भी है, ठीक है, ओनर भी है एजेंट भी है। तो इसी वजह से जो पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है, कि अगर आपको कुछ लगता है कि उसने गलती की है तो आप पार्टनर पे भी केस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक चीज है जो आप पार्टनरशिप को आपको समझनी है। 12th के बच्चे को सबसे पहले पार्टनरशिप के बेसिक समझने पड़ेंगे कि पार्टनरशिप होती कैसे है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं पार्टनरशिप के, कैसे उसको इवॉल्व किया जाता है और कैसे आगे बढ़ी जाएगी चीज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है बात राइट्स ऑफ पार्टनर्स की, ठीक है। पार्टनरशिप, आपको एक क्लैरिटी मिल गई पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे चलती है, थोड़ा आपको आइडिया हो चुका है। अब जरा बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स की। जो पार्टनर आते हैं उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, और जो राइट्स मैं बता रहा हूं वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस।
सबसे पहला पॉइंट ये है कि पार्टनर चाहे ओरल में हो चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे ओरल एग्रीमेंट में हो चाहे वो रिटर्न एग्रीमेंट में हो, सबसे पहले लीगली उस पार्टनर का राइट है वो पार्ट ले बिजनेस में। ये स्पेसिफिकली पॉइंट इसलिए आया है क्योंकि आपके पास, मान के चलो, अगेन मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको कि भाई 4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर को कहते हैं कि भाई 3 पार्टनर है, वो कहेंगे हम ही काम करेंगे, इसको अवॉइड कर ले, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। उस पार्टनर, एक पार्टनर का हक है कि वो पार्टिसिपेट करेगा उसमें, ठीक है। ये सारे राइट्स जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है ये, ठीक है। अब जरा इसके बाद आगे बात करते हैं, राइट टू बी कंसल्टेड। हर पार्टनर का एक तरीके से राइट है, वो कोई भी मैटर होता है बिजनेस से रिलेटेड या कुछ होता है तो उसका एक कंसल्टेशन ली जा सकती है। अगर आप ग्रुप 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर में एक पार्टनर बैठा हुआ है, उसने पैसे भी लगा रखे हैं, तो उसकी बात सुनी जाएगी रिगार्डिंग द जो बिजनेस के डिसीजंस होंगे, ठीक है। अगर मान के चलो, ये सपोज करो बच्चा बोलता है कि सपोज करो सर नहीं सुनते, तो उसका ये भी राइट है, वो लीगली उस चीज को आगे लेके जा सकता है। क्योंकि अगर आप जो आप ओरल पार्टनरशिप कहते हो, ओरल पार्टनरशिप को इस तरीके से समझो कि आपके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, आप कोई रिटर्न एग्रीमेंट लेके नहीं चल रहे, फिर भी अगर वो जाता है तो उसके पास इतने राइट्स है, लीगली है, कि वो बोल सकता है कि भाई मैं यहाँ पे कुछ राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड, मेरे पे कंसल्टेशन नहीं ली जा रही, मैं पार्टनर हूं इस बिजनेस का, तो वो लीगली इस चीज के लिए जा सकता है, ठीक है। राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहां अगेन वही चीज आती है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, चाहे आपके पास रिटर्न हो चाहे आपके पास ओरल हो, रिटर्न और ओरल दोबारा समझ लो ध्यान से। रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है आगे फर्दर भी समझाऊंगा क्या होता है रिटर्न एग्रीमेंट, बट थोड़ा बेसिक समझ लो उस चीज को। रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है, कोई पार्टनरशिप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सारे आपके पास कागज वगैरह सब चीज अटेस्ट करके साइन करके, पार्टनर्स के साइन होंगे, पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, पार्टनर्स के सारे एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह सब चीज जाएगा, उसके बाद एक कागज तैयार होकर आपके पास पार्टनरशिप डीड बनेगी, वो आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ओरल पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, कोई भी एग्रीमेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। सपोज करो 4 दोस्त मिलके भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उस केस में भी पार्टनर्स के राइट्स होते हैं। ये नहीं है कि भाई पार्टनरशिप ओरल है तो उसके कुछ राइट्स नहीं होंगे, राइट्स उसमें भी होते हैं। राइट्स, ये सारी चीजें आपके पास आ सकते हैं, राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि अगर एक पार्टनर को मना किया जा रहा है कि भाई ये आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं ले सकते, तो लीगली वो चीज को कर सकता है कि भाई ओरल पार्टनरशिप में भी आपके पास लीगली आप एक्सेस कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सारी चीजें फ्रॉड को हटाने के लिए, ये सारी चीजें आगे पार्टनर के एक तरीके से उसके साथ गलत ना हो फाइनेंशियली, ये सब चीजें राइट्स मिले हैं, चाहे वो रिटर्न हो चाहे ओरल हो। ये बच्चों को पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं पार्टनरशिप की, क्योंकि जो फर्दर अगर आप आगे जाओगे बहुत सारी चीजें इवॉल्व होगी, आपके पास चैप्टर्स बहुत सारे आएंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड, क्योंकि जो पहली बुक है वो पार्टनरशिप से ही रिलेटेड है, जहां पे आपके पास सबसे पहले फंडामेंटल्स के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया जाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में बताया जाएगा, रिटायरमेंट के बारे में बताया जाएगा, अगर पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो क्या सिनेरियो होते हैं, तो कौन से अकाउंट्स बनते हैं, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कौन से सिनेरियो बनते हैं, तो ये सारी, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो भी उसके आपको सब चीज बताया जाएगी। बट उससे पहले जब स्टार्टिंग में बच्चा आता है, ये सब चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो मैं यहाँ रिटर्न की बात कर रहा हूँ, यहाँ ओरल की बात कर रहा हूँ। राइट्स के बारे में आपके पास ये दोनों चीजें आ जाएगी। एक तो राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, उसका हक है पार्टनर का कि वो पार्ट ले बिजनेस में, ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेड, अगर कुछ बात चल रही है बिजनेस से रिलेटेड तो उसकी कंसल्टेशन या उसकी जो राय है वो भी ली जाएगी। ये सब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तीसरा आपके पास है राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर उसको लगता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे चेक करने हैं, मुझे चाहे वो सैलरी देखनी है कि कितनी सैलरी जा रही है, चाहे वो रेंट देख रहा है कितना रेंट जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देख रहा है कितना, चाहे माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी चेक करनी है उसको अकाउंट्स की, तो वो इजीली चेक कर सकता है उसमें, ठीक है। चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो आपके पास ओरल हो। अगले राइट्स देखो आप क्या है, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली
If there is no agreement specifying profit sharing ratio, all partners are entitled to share profit and losses equally, regardless of their capital contribution. ये पॉइंट बिल्कुल ओरल एग्रीमेंट पे आता है. क्या है उस चीज में? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. पूरा स्पेसिफाई करके मैंने बताई है चीज ये कि अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है और एग्रीमेंट में स्पेसिफिकेशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में की, तो जितने भी पार्टनर्स है लीगली उनके पास वो शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली. मैं दोनों बात कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली, रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. अब यहां पे बात नहीं आती कि किसने कितना ज्यादा पैसा लगाया है. लीगली अगर लीगल टर्म पे देखा जाए उनको, तो आपके पास अगर ओरल पार्टनरशिप है तो सभी को प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. इफ देयर इज नो एग्रीमेंट स्पेसिफाइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस. घाटा भी है तो भी करना पड़ेगा इक्वली, रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस में आपके पास ऐसे आएंगे चीज कि सिर्फ लिखा होगा. मैं आपको बता दूं कैसे लिखा होगा. सपोज करो लिखा होता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस. अब यहां पे कुछ मेंशन नहीं है. 2:1 है, 1:2 है, 3:5 है, कोई रेशियो मेंशन नहीं है. या फिर ये लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द बिजनेस, या ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द बिजनेस, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो बाय डिफॉल्ट ये एक तो ओरल आपके पास एग्रीमेंट चलेगा और जो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे. ये बहुत बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें. बहुत समझना बहुत जरूरी है इस चीज को. क्या कह रहा हूं मैं दोबारा रिपीट करता हूं. अगर आपके पास लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसके बाद आगे फर्दर फुल स्टॉप, आगे कुछ भी आ सकता है कि भाई सी इज एडमिटेड टू पार्टनर, या कुछ आगे फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास बच्चा क्या करेगा इसमें, ए और बी पार्ट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, बाय डिफॉल्ट वो 1:1 करेगा, इक्वली करेगा. अगर ये लिखा हुआ ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, 3:5 मेंशन किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा. तो यहां पे एक चीज क्लियर होती है कि क्वेश्चन अगर आपके पास आता है और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, मतलब रेशियो मेंशन नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट इक्वल ही माना जाएगा. मतलब वो ओरल एग्रीमेंट के हिसाब से है. राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Partner have the right to receive interest on capital contribution only if it is expressed mentioned in the partnership deed. ये जो स्पेसिफिकली पॉइंट है मैं आपको यहां बताता हूं राइट की. ये जो राइट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का स्पेसिफिकली आपको मैं बताता हूं क्या है इसमें. ये सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्रीमेंट के लिए होगा. जो जो मैंने आपको राइट्स बताए हैं, पीछे के बताए हैं, ये पे ये मैंने बताए थे आपको, राइट टू ये वाला कंसल्टेड वाला, राइट टू एक्सेस द बुक्स, ये ओरल और रिटन दोनों में चल जाएगा. बट यहाँ पे आपके पास क्या है, ये वाला जो पॉइंट है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ये सिर्फ और सिर्फ ओरल पार्टनरशिप के लिए होगा. और राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सिर्फ और सिर्फ रिटन वाले के लिए होगा. अब इसके पीछे रीजन क्या है, मैं रीजन आपको बताता हूं. रीजन आप समझो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास रिटर्न में मिलती है, रिटर्न एग्रीमेंट में मिलती है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ओरल पार्टनरशिप में मिलती है. अब आप ओरल पार्टनरशिप करते हो जहां पे आपके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक डिसएडवांटेजेस, तो कुछ केसेस कुछ चीजें तो है डिसएडवांटेज रहेंगे. अगर डिसएडवांटेज नहीं रहेंगे तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा ओरल रिटर्न में. ठीक है, ये पॉइंट समझना जरूरी है कि कोई रिटर्न वाले में क्योंकि सारे कागजी काम होते हैं, सब चीज लिखी जाती है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो. वो आपको बताऊंगा क्या चीज है. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ लो क्या होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये है, इसको आईओसी बोलते हैं, कि जो पार्टनर्स है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा लगाते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर जब अकाउंट्स मेंटेन होते हैं तो उनको उस कैपिटल से इंटरेस्ट मिलता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आईओसी क्या है, कि जो पार्टनर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा तो लगाएंगे भाई, स्टार्टिंग में पैसा लगाया है,
तो एक क्लॉज होता है आपके पास पार्टनरशिप में कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स पैसे लगा रहे हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपके पास, अब ये तब मिलेगा जब आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट होगा। ये मैं पेंशन कर चुका हूं, पार्टनर्स हैव द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओनली इफ इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, द रेट इज एज स्पेसिफाइड इन द डीड। अब कितने परसेंटेज होगा ये? 5% होगा, 10% होगा, 12% होगा, ये स्पेसिफिकेशन आपकी पार्टनरशिप डीड में दे रखी होगी। ठीक है, अब आती है बात राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर दी कि पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बिहाफ पे साल के एंड में उनको इंटरेस्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर जो है वो फर्म को लोन देता है, अगर पार्टनर जो है फर्म को लोन देता है तो क्या हक बनता है उसका इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, ये देखते हैं इसमें। When a partner advances loan to the firm beyond their capital contribution, भाई उसने स्टार्टिंग में कैपिटल लगा दिया, उसके बाद अपने पैसे ही एक तरीके से दे रहा है और लोन के बेसिस पे दे रहा है, तो दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहां पे देख लो क्या लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा चीज समझा रहा हूं मैं। अगर वो ओरल पार्टनरशिप है, ओरल मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं कर रखी है आपने पार्टनरशिप में करते हुए, तो पार्टनर्स का राइट क्या हो जाएगा? अगर उसने लोन दिया है उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? ओरल पार्टनरशिप में 6% पर एनम, ये डिफॉल्ट रहेगा। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न में तो स्टार्टिंग में ही लिख दिया जाएगा, बट वो परसेंटेज आपका कुछ भी हो सकता है, 5 हो, 8 हो, 9 हो, 5% हो, 8% हो, 9% हो, कुछ भी हो सकता है। वो पार्टनरशिप डीड में पहले मेंशन करके चलेंगे इसमें। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, जो लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को। तो ये आपके पास राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन ओरल में आपके पास फिक्स रहेगा 6% पर एनम। रिटर्न में आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो स्टार्टिंग में मेंशन करके चलेंगे इसमें। ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहेगी इसमें। यहां बच्चों को एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर ओरल पार्टनरशिप है, अगर ये कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर ने लोन दिया है, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम मिलेगा। पर एनम मतलब साल का हो गया पूरा। ठीक है, तो यहां पे जो राइट्स बताए हैं मैंने, मैं दोबारा से दिखाता हूं। एक तो ये जो 3 जो राइट्स बताए हैं मैंने, ये रिटर्न है चाहे ओरल है, तीनों के लिए आ जाएंगे। ये जो 3 आपको राइट्स बताए हैं मैंने, ये तीनों के लिए आ जाएंगे। राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिटर्न एग्रीमेंट हो चाहे ओरल एग्रीमेंट हो, तीनों के लिए हो जाएगा, ये दोनों के लिए हो जाएगा, तीनों राइट्स हो जाएंगे। ये अगला देखो, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। देखो यहां पे कुछ मेंशन कर रखा है मैंने। एक तो राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, यहां पे एक राइट आपके पास लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कब आएगा कि वो बराबर एक तरीके से प्रॉफिट को इक्वली बांटे? जब आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, जब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। ठीक है, लेट अस सपोज करो 3 पार्टनर है, मैं एग्जांपल समझाता हूं। लेट अस सपोज करो 3 पार्टनर है, ए बी सी है, सपोज करो। ठीक है, अब एक पार्टनर है, सी पार्टनर है मान के चलो, या एक पार्टनर है, बी पार्टनर है, और एक आपके पास पार्टनर है, ए पार्टनर है। अब ए और सी जो है वो कितने ले रहे हैं यहाँ पे पार्टनरशिप में शेयरिंग रेशियो? मान के चलो वो ले रहे हैं 60% ए ले रहा है, 30% सी ले रहा है, और बी को सिर्फ 10% दे रहे हैं। ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूं ओरल पार्टनरशिप में, जहां पे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कागजी काम नहीं है। ठीक है, तब भी मैं कहूंगा इस बी के साथ अन्याय हो रहा है और सी के साथ भी अन्याय हो रहा है कि भाई ए ज्यादा पैसे ले रहा है।
समझ रहे हो इस बात को? मैं एग्जांपल के तरीके से समझा रहा हूं, ए है, पार्टनर है, बी है और एक सी है, ठीक है। सपोज करो 60% ले रहा है, जो प्रॉफिट में शेयर आता है, ये 30% ले रहा है और ये 10% ले रहा है। सारा तो 60% ए लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि भाई ये ओरल पार्टनरशिप है, लीगली अगर ये दोनों जाते हैं कोर्ट में और ये बोलते हैं हमें इतना परसेंटेज मिल रहा है, तो ये गलत माना जाएगा, इनको इक्वली मिलना चाहिए, ठीक है। इनको इक्वली मिलना चाहिए। ये कितने में होगा इक्वली? ये आ जाएगा 1/3, 1/3 और 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3 बढ़ जाएगा ये, ठीक है। ये इक्वली बटेगा इसमें। आगे देखो, इसमें राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर एडवांसेस लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैं बता चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी समझा चुका हूं। कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स और एंड में, साल के एंड में उनको इंटरेस्ट मिलता है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलता है? जब आपके पास पार्टनरशिप डीड होती है। जब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, जब ओरल पार्टनरशिप होगी, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब यहां राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं। जब पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो बाय डिफॉल्ट ओरल एग्रीमेंट में बता रहा हूं 6% पर एनम मिलेगा, और अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो वो मेंशन किया जाएगा 5% 8% जो भी है स्टार्टिंग में उनकी पार्टनर्स की आपस में जो भी एग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लास्ट में सबके साइन होते हैं। तो अगर उनको ये सभी को एक तरीके से सही लगेगा, चाहे 8% हो चाहे 9% हो, तो सभी साइन करेंगे, और उसी के हिसाब से अगर वो अगर देता है, पार्टनर लोन देता है, तो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये कुछ चीजें हैं बच्चों को लीगली पता होना चाहिए कि भाई राइट्स क्या होते हैं पार्टनर्स के। हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, कल को मान के चलो कोई पार्टनरशिप करता भी है, आगे बच्चा बिजनेस करता है, या कोई पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटेंट लगता है, या पार्टनरशिप फर्म में सीए के तरह काम करता है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज में कि क्या चीजें क्या क्या होगी इसमें। आगे देखो, आगे और क्या है राइट्स उसके, देखो राइट्स ऑफ पार्टनर्स में एक तो राइट टू बी indemnified. Every partner has the right to be indemnified by the firm for payments made or liabilities incurred in the ordinary or proper conduct of the business, or for emergency actions taken to protect the firm from loss, ठीक है। राइट टू यूज द फर्म प्रॉपर्टी, पार्टनर्स हैव द राइट। यहां पे आपके पास राइट्स, एक और राइट्स है आपके पास कि हर पार्टनर का राइट है कि अगर वो कुछ पेमेंट कर रहा है या कुछ कर रहा है बिजनेस में अपने इसमें से, फर्म को लॉस से बचाने से, तो पार्टनर्स को पैसे मिले जाएंगे। ये नहीं अपनी जेब से भरता जाएगा पैसे, उसको मिलेंगे नहीं। जो अपनी तरफ से जो मदद कर रहा है उस चीज में, जो उसका प्रॉफिट रेशियो बनता है वो तो मिलना चाहिए उसको, बट बाय चांस अगर कर रहा है, वैसे ही कर रहा है, तो उसको पैसे मिलने चाहिए इन केस अगर लॉस से बचा रहा है। अगर आगे देखो, राइट टू यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी, हर पार्टनर का राइट है कि वो अगर काम कर रहा है तो फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करेगा। अब यहाँ पे यूज का क्या मतलब है कि भाई फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता वो। यहाँ पे प्रॉपर्टी को पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। लीगली उस पे भी आपके पास केस हो सकता है पार्टनर से, ये रिलेटेड है, क्योंकि पैसे लगाए हैं पार्टनर ने, बट कुछ चीजें ऐसी है जहां पे वो पार्टनर्स को यूज नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। अब आती है बात पार्टनरशिप डीड की। मेन जो रिटर्न में आपके बात कर रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स दैट क्लियरली स्टेट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग द पार्टनरशिप. इट सर्व्स एज द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स। अब वही बात आ गई, ये पार्टनरशिप डीड लिखा पड़ी होती है, सब कागजी काम होते हैं इसमें, सबके साइन होते हैं। तो मैं दोबारा बता रहा हूं डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स दैट क्लियरली स्टेट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स और कंडीशंस
जो गवर्न करेंगे, जो पार्टनरशिप को चलाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सब चीजें तय हो जाती है, सब चीजें साइन कर दी जाती है। इट सर्व्स एज द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट। फाउंडेशन मतलब स्टार्टिंग का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कोई बिजनेस कर रहे हो आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए तो करोगे नहीं। पार्टनरशिप फर्म कर लो, सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो, कंपनी चला लो, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही सोची जाती है। ठीक है। दैट आउटलाइंस द म्यूचुअल राइट्स। जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स होंगे, जो ड्यूटीज होगी, जो ऑब्लिगेशंस होगी, सभी पार्टनर्स के वो सारे मेंशन किए जाएंगे और सभी पार्टनर्स को उसमें साइन करना पड़ेगा। जबरदस्ती साइन नहीं करना पड़ेगा। कोई यहां पे जबरदस्ती साइन पार्टनर नहीं कर सकता। वो पार्टनर एग्री होगा, वो पार्टनर सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेगा, हर राइट्स ड्यूटीज, जो भी ऑब्लिगेशन, जो भी लाइबिलिटीज होगी, जो भी इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी फर्दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, जो भी सब चीज मेंशन होगी, सब चीज आराम से पढ़ेगा, अपनी तसल्ली करेगा, उसके बाद वो साइन करेगा कि हाँ मुझे सारी चीजें सही लग रही है और हम पार्टनरशिप आगे कर सकते हैं। ठीक है। कंटेंट क्या है पार्टनरशिप डीड के? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेम और एड्रेस ऑफ द फर्म, जो भी फर्म का एड्रेस है, जो भी नाम है, वो मेंशन किया जाएगा। ठीक है। पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स के एड्रेस मेंशन किए जाएंगे। सबसे पहले तो बेसिक चीज तो यही है कि भाई जो जहां पे काम कर रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारे पार्टनर्स के भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीज पहले तो ये चीज क्लियर की जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा? नेचर ऑफ द बिजनेस, कि भाई कौन सा बिजनेस हम कैरिड ऑन कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस हम चलाएंगे, क्या बिजनेस के प्रोडक्ट होंगे, क्या बिजनेस के एक तरीके से कौन से फील्ड होगी, वो सब चीजें मेंशन की जाएगी। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, फिक्स टर्म और एट विल। कुछ पार्टनरशिप होती है, एग्जांपल से समझाता हूं क्या है, कौन सी पार्टनरशिप होती है जो थोड़े समय के लिए होती है, कुछ पार्टनरशिप होती है लंबे समय के लिए होती है। ठीक है। पार्टनरशिप करी ही जाती है लंबे समय के लिए बिजनेस को चलाने के लिए, बट कुछ पार्टनरशिप होती है जो कुछ थोड़े समय के लिए होती है। वो पार्टनरशिप कौन सी होती है? वो पार्टनरशिप ऐसी होती है कि कुछ एक प्रोजेक्ट के लिए, कुछ एक टर्म के लिए, या कुछ काम के लिए, पर्पस के लिए वो पार्टनरशिप बनाई जाती है। उसके बाद उसमें ड्यूरेशन लिखा जाता है, पहले स्टार्टिंग में ही लिखा जाता है, फिर वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। जैसे कंस्ट्रक्शन के होते हैं, कुछ आपका कोई दो पार्टनर है, दो या फिर दो बिल्डर समझ लो, आपस में इकट्ठे काम कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी फर्म है, वो पार्टनरशिप लेके आ रहे हैं, तो वो जब तक वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, लेट अस सपोज करो, तो वो पार्टनरशिप तब तक चलेगी। ठीक है। उसके बाद वो अपना आप डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग में सारी चीजें मेंशन करके चलेंगे। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे मैं बताता हूं, इसमें पॉइंट आपके पास आएगा। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अभी समझाया था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो मेंशन किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई इफ इट इज चार्ज्ड, इफ इट इज चार्ज्ड तो कितने परसेंटेज पे दिया जाएगा। ठीक है। वहां मेंशन किया जाएगा। अगला आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये टॉपिक समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? सबसे पहले जो ये टर्म है ड्राइंग्स, 11th के बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है, ये अकाउंटिंग टर्म्स है। अगर उनको नहीं आती तो उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, सीधी सी बात है। उनको ड्राइंग्स नहीं पता तो उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर बच्चा इसको नहीं समझ पाता ड्राइंग्स को, तो सबसे पहले मैं उसको रेकमेंड करूंगा कि वो पहले 11th के थोड़े बेसिक्स को, अकाउंटिंग टर्म्स को तो कम से कम समझ ही ले। जनरल एंट्री दूर की बात है। ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या होता है? जिसमें ओनर जो है वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है बिजनेस से। ओनर जो है वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है कैश या मनी। एक ही बात है। ठीक है। बट बैंक से भी निकाल सकता है उसमें। तो यहां पे आपके पास क्या है? ड्राइंग्स जो है, सपोज करो 4 पार्टनर है,
ठीक है। उसमें से एक पार्टनर है, उसने पैसे लगाए, अब वो बहुत सारी ड्राइंग्स कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, अपना कहीं घूमने के लिए जाने के लिए, कहीं अपना कोई घर खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, या कुछ भी अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है। बाकी तीन पार्टनर जो है वो कहेंगे भाई जो पैसा आप निकाल रहे हो ये हमारे बिजनेस में लग सकते हैं। लेट फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक क्लॉज है जो कि पार्टनरशिप में ही आता है एक्ट में, बट आपको एक सिनेरियो समझा रहा हूँ। सिनेरियो क्या है, अगर आपके पास तीन पार्टनर है, मान के चलो, या चार पार्टनर ले लो, ए बी सी और डी, ठीक है। अब बी पार्टनर जो है वो बहुत पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है, ठीक है। तो ये सारे पार्टनर कहेंगे भाई जो पैसे आप निकाल रहे हो वो हमारे बिजनेस में लग सकते हैं, तो वो बिजनेस में लग सकते हैं। तो अब पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनरशिप स्टार्टिंग में ही कर दिया जाता है। अगर ऐसा लगता है कि भाई अगर स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो अमेंडमेंट वगैरह सब चीज हो सकती है, बट इसका जरा मेन पर्पस समझो। मेन पर्पस क्या है कि अगर अब ये बी पार्टनर ड्राइंग्स निकालता है, पैसे निकालता है पर्सनल यूज के लिए, तो अब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये जो बी पार्टनर है सोच समझ के पैसे निकालेगा, ठीक है, क्योंकि अब उसको पता है मैं पैसे निकालूंगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये मैं आपको एक सिनेरियो क्यों समझा रहा हूं, ये सिनेरियो इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको इसी चीज में हेल्प करेगी। एक तरीके से मैं आपको इसका एडवांटेज समझा रहा हूं, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनरशिप एक्ट में स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया जाता है। आगे भी कर सकते हैं, अगर ऐसा अगर स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो अमेंडमेंट वगैरह छोटी मोटी चीजें हो सकती है। बट यहाँ पे मेन पर्पस समझने का क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो मेंशन कर दी जाती है। जो भी होगा इफ इट इज चार्ज एट द रेट, जो भी मेंशन होगा 8%, 6%, ठीक है, 7%, इसका कोई डिफॉल्ट नहीं होता, ये मेंशन करा जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है आपके पास सैलरी ऑफ पार्टनर। अब एक पॉइंट आपके पास आता है सैलरी ऑफ पार्टनर। सैलरी ऑफ पार्टनर का पर्पस ये है कि पार्टनर को सैलरी दी जाती है, ठीक है। अब आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच समझाऊं या आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊं, तो आप इस चीज को ऐसे समझो कि चार पार्टनर है, ठीक है। एक पार्टनर नया आना चाहता है, सपोज करो चार पार्टनर है, पार्टनरशिप हम उसके लॉस में चल रही है मान के चलो। तो अगर एक पार्टनर जो अगर आता है, नया पार्टनर आता है, तो वो पार्टनरशिप फर्म को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है क्योंकि उसको स्किल्स आते हैं थोड़े, उसको आपके पास बिजनेस के स्किल्स आते हैं, या फिर उसके पास ऐसे कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। वो पार्टनर आता है और वो पार्टनर कहता है कि भाई मुझे अगर तुम इसमें इन्वॉल्व करते हो पार्टनरशिप में, तो भाई मुझे सैलरी दे देना, क्योंकि मैं अगर पैसा लगा रहा हूं तो कुछ मिनिमम अमाउंट आनी चाहिए। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूं। हालांकि सैलरी का क्लॉज पार्टनरशिप एक्ट में होता है, ठीक है। अगर वो पार्टनरशिप चाहे या पार्टनर्स चाहे तो सैलरी भी अलॉट कर सकती है, बट प्रैक्टिकली सैलरी में क्या होता है कि भाई जो पार्टनर एक तरीके से हेल्पफुल है या बिजनेस के लिए एक तरीके से बेनिफिशियल है, उसको सैलरी दी जाती है। अब सैलरी मेंशन की जाएगी, सैलरी आपके पास मेंशन की जाएगी, पर मंथ का भी बताया जाएगा, ठीक है, और एनुअली भी बता सकते हैं इसमें। वो आपके पास मेंशन स्टार्टिंग में कर देंगे भाई इतना ही। अगर कोई पार्टनर आता है या फिर अगर इन बिटवीन आता है तो क्या सैलरी उसको अलॉट करेंगे, फिक्स पहले स्टार्टिंग में लिख देंगे कि भाई इतना, या रेंज बना देंगे कि भाई इतनी सैलरी हम दे देंगे, या फिर अमेंडमेंट जो भी करना हो उसके अकॉर्डिंग होगा। बट ये समझ लेना कि सैलरी ऑफ पार्टनर भी एक पार्टनरशिप डीड का पार्ट है, ठीक है। अगला है कमीशन। अब ये भी एक क्लॉज है इसमें जो हम पार्टनरशिप एक्ट में आता है। क्या आता है कि पार्टनर को आप कमीशन भी दे सकते हो। कमीशन इन सेंस के मान के चलो वो सेल्स में अच्छा है, उसकी सेल्स टेक्निक अच्छी है, और आप चाहते हो मेरी सेल्स बढ़े, और पार्टनर तो है ही, प्रॉफिट तो लेगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो तो ले ही रहा है। तो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे भाई, हम इसको बोलेंगे भाई अगर तेरी सेल्स टेक्निक अच्छी है तो सेल्स बढ़ा और कमीशन ले ले, इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर रेशियो भी मिलेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, बट कमीशन ऑफ पार्टनर भी आप मेंशन कर सकते हो कि क्या उसमें हो सकती है, और ये रिटर्न में ही आएगा आपके पास। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट है आपके पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बाय डिफॉल्ट कौन सा बताया मैंने आपको, अगर मान के चलो ओरल पार्टनरशिप है जहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, जहां पे कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस केस में अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो पार्टनर को 6% पर एनम लीगली मिलेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या होता है कि भाई ये सब फर्दर फ्यूचर का सोच के चलते हैं कि भाई अगर पार्टनर का पार्टनर अगर लोन देता है तो हम मेंशन कर देंगे कि भाई इतने परसेंट इंटरेस्ट उसको पार्टनर के लोन पे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो पार्टनरशिप डीड में आप मेंशन कर दोगे, जहां पे आपके पास कंटेंट में बता चुका हूं क्या क्या आएगा। और भी चीजें मेंशन की जाती है, ये मैं बेसिक चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये और सारी चीजें यूज की जाएगी। उसके बाद मेन कंटेंट जो आपके पास पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, रिटर्न एग्रीमेंट बना रहे हो तो आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो तो मेंशन किया ही जाएगा। जो कंटेंट आपके पास आप डालोगे पार्टनरशिप डीड में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो तो बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि कितना रेशियो आएगा इसका। 2:3 आ सकता है, जितने भी पार्टनर्स है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर 3 पार्टनर है तो 1:3:5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये रेशियो में मेंशन किया जाएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होगा। लॉस होगा तो भी उनमें बटेगा, ये इसी रेशियो में बटेगा। तो ये कंटेंट है आपके पास, ठीक है, जो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में करी जाती है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये पार्टनरशिप डीड के कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाएगा हर पार्टनर में, ये भी मेंशन किया जाएगा कि स्टार्टिंग में आप पार्टनरशिप कर रहे हो, आप कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कितने पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके पीछे अगर हम रिकॉर्ड करते भी है, पहली बात तो रिकॉर्ड करनी चाहिए, दूसरी बात रिकॉर्ड कर भी रहे हैं तो वैसे अगर आप अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको लिखोगे तो कहां काम आएगी आपकी, आईओसी में। आईओसी क्या समझाया था कि पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उनको इंटरेस्ट मिलता है। जो भी जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मैं बता चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है, लोन्स है, ये आपको समझा चुका हूं मैं, मेंशन किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मेंशन किया जाएगा। बट कैपिटल स्टार्टिंग में जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर परसेंटेज जो भी मेंशन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। सैलरी है वो भी मेंशन की जाएगी, कमीशन है वो भी मेंशन की जाएगी पार्टनर्स के लिए। अब पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनर के राइट्स होंगे, जो पार्टनर की ड्यूटीज होगी, जो पार्टनर्स के ऑब्लिगेशंस होंगे, वो भी पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में लिखे जाएंगे। जो भी आपके पास सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स या राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस जो भी पार्टनर्स के होंगे वो सारी चीजें मेंशन की जाएगी। आगे देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर्स, क्या है मतलब इसका। एडमिशन का मैं बताता हूं। अगर आपके पास पार्टनर है ए, बी, सी, ठीक है, ये 3 पार्टनर है, मैं नाम रैंडमली आपको बता रहा हूं, पार्टनर्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं बट यहां स्पेसिफिकली बता रहा हूं ए, बी, सी है। अगर एक नया पार्टनर आता है डी, और डी पार्टनरशिप में आना चाहता है, तो उसके पीछे आपका क्या है कि भाई सभी पार्टनर्स की 100% मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी वो पार्टनर आएगा, ठीक है। चाहे रिटर्न हो, चाहे आपके पास ओरल पार्टनरशिप हो, मतलब ए को भी मंजूर होना चाहिए, बी को भी मंजूर होना चाहिए और सी को भी मंजूर होना चाहिए, तब जाके ये डी पार्टनर आएगा, ठीक है। ये हुई बात एडमिशन की, कि एडमिशन होता है तो कैसे कैसे हम चीज चलेंगे, वो सिर्फ चीज मेंशन होगी। अगला आता है रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि मान के चलो ये 4 पार्टनर है, उसमें से ए रिटायर्ड होना चाहता है। अब इसकी मर्जी है, इसने रिटायर होना है, कोई फोर्स नहीं कर सकते इसको। हाँ, रिटायरमेंट हो रहा है तो क्या क्लॉजेस होंगे, क्या मेंशन होंगे, वो सारी चीज कंटेंट में इसके
पार्टनरशिप डीड के लिखा होगा कि आपको 1 महीने का नोटिस देना है, या फिर आपको फर्दर अकाउंटिंग ईयर में लॉसेस वगैरह कैसे मेंशन करना है, या एग्जीक्यूटर अकाउंट कौन सा होगा, वो तो पहले ही मेंशन कर देंगे इसमें। एग्जीक्यूटर डेथ में आ जाएगा। अगर डेथ हो जाती है पार्टनर की तो कौन आपकी फैमिली से है जो ये आपका प्रॉफिट जो है उनको बटेगा। रिटायरमेंट हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद तो पार्टनर खुद ही अपना हिसाब किताब करेगा। ठीक है, तो मेन पर्पस समझाने का यही है कि रिटायरमेंट पार्टनर की मर्जी से होगा, वो चाहता है तो रिटायर ले सकता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन मेथड ऑफ गुडविल, अगेन एक टर्म आई है गुडविल। गुडविल भी अकाउंटिंग टर्म है जो कि 11th में बच्चों को कराई गई थी। ये एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या होता है, एक रेपुटेशन ही कहते हैं, जो नॉर्मली सब को पता है गुडविल का मतलब। बट हम अकाउंटिंग टर्म में गुडविल को इन टर्म्स ऑफ मनी लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैश लिखते हैं कि कितने हैं उसमें आपके पास। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाली जाती है, वो इसलिए निकाली जाती है क्योंकि फर्दर वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते होते एक वैल्यू क्रिएट करती है। और इस केस में भी होता है, मान कर चलो उसको सेल भी करना हो पार्टनरशिप फर्म को, तो आपका अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो वो आपकी हेल्प करती है एक तरीके से। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये भी कंटेंट में लिखा होगा कि आप अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करोगे। जैसे 11th में आपके पास बच्चों के मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक टॉपिक समझा रहा हूं क्योंकि अगर मान के चलो कोई आप मेथड यूज कर रहे हो, वो आपको पूरे अकाउंटिंग पीरियड में वही मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑडिट वगैरह कैसे होगी वो होगा। जो प्रिपेयर करोगे अकाउंट्स, मेथड कौन से होंगे वो मेंशन करोगे। वैसे तो सारे आपके पास जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है, बट कुछ कुछ जगह कन्वेंशन होती है। जैसे कुछ चीजों में, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन हो गया, कितने परसेंट लेना है डाउटफुल डेब्ट्स का, या आपके पास रिजर्व्स वगैरह की बात करते हैं कि कैसे उसमें करना है, तो आप मेंशन कर सकते हो उसमें। ठीक है, मतलब आप पार्टनरशिप डीड में ये सब चीज मेंशन करते था कि आगे दिक्कत वगैरह ना आए। ऑडिट वगैरह की बात करते हो। अब सेटलमेंट की बात करते हैं, डिसोल्यूशन की। अब एक वर्स्ट केस सिनेरियो में भी सोचते हैं। पार्टनरशिप डीड अभी स्टार्ट हुई है सपोज करो, अब सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब, डिसोल्यूशन का मतलब है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है। तो ये सोचते हैं अगर फॉर गॉड सेक आपके पास पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो उस सिनेरियो में, उस केसेस में क्या क्या चीजें, क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स या पार्टनर्स के एक तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वही रहेगा, बट क्या क्या चीजें इसको मिल सकती है, क्या क्या चीजें नहीं मिल सकती। तो कुछ ना कुछ एक सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन में आपके पास मेंशन होगा। ठीक है, तो ये एक पार्टनरशिप डीड के कंटेंट है जो स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं, और स्टार्टिंग में ही आपके पास सभी पार्टनर्स इसको साइन करके चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखो, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, जब वो ओरल पार्टनरशिप है, जब आपके पास कोई भी कागजी चीज नहीं है, तो कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, तो कौन से लीगली टर्म्स होंगे, जो कौन से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे उस पार्टनरशिप को लेके, ताकि किसी पार्टनरशिप के साथ, पार्टनर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, और पार्टनरशिप एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से चले। सबसे पहला पॉइंट, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली होगा। लीगली, अगेन मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, लीगली आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, वो शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली, रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। भाई किसी ने कम पैसे लगाए, किसी ने ज्यादा पैसे लगाए, इससे कोई मैटर नहीं करता। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पार्टनर्स को इक्वली ही माना जाएगा, उनका इक्वल शेयर ही माना जाएगा। कोर्ट में केस भी होता है तो कोर्ट का भी यही नजरिया होगा अंडर पार्टनरशिप एक्ट। जब ओरल पार्टनरशिप की बात आती है तो वो प्रॉफिट शेयर रेशियो को इक्वल ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन की जाती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फर्म व्हेन देयर इज
नो डीड स्पेसिफाइंग अदरवाइज, यहां मेंशन कर दिए कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आप कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दो, आप एडिशनल कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर दो, आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म जो कि ओरल एग्रीमेंट में चल रही है नहीं मिलेगा उसको। नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, अब ये भी एक ड्रॉबैक है, ये भी एक डिसएडवांटेज है ओरल पार्टनरशिप में कि भाई अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स निकाल रहे हैं आप उस पे अप्लाई या उस पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई भी कागज नहीं है और पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिटर्न में चलते हैं जब तक कागजी काम नहीं होंगे उसमें। पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द अमाउंट्स विथड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म। अब कितने भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले पार्टनर, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। ये मैंने पहले मेंशन किया था, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग, अगर पार्टनर ओरल पार्टनरशिप में पार्टनर फर्म को लोन देता है तो बाय डिफॉल्ट उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। पर एनम, साल के बाद इंटरेस्ट उस लोन पे 6% पर एनम मिलेगा। वो लीगली जा सकता है कोर्ट पे कि उसको अगर ना मिले तो, when a partner provides a loan to the firm beyond their capital contribution, जो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर चुका है उसके बियॉन्ड अगर वो लोन देता है, पैसे देता है, they are entitled to receive interest at the rate 6% per annum as per section 13D of partnership act। यहां पे लीगली वो जा सकता है as per section 13D of partnership act। कुछ सेक्शन है, थोड़े बहुत सेक्शन बच्चों को याद करने चाहिए, हालांकि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट में तुम्हारे सेक्शंस बहुत सारे होते हैं, बट थोड़े बहुत सेक्शंस सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे एमसीक्यू बनते हैं बच्चों के, वो थोड़े याद करने चाहिए, स्कोरिंग हो जाएगा बच्चों को लिए वो। ठीक है, नो सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन, ना तो सैलरी मिली जाएगी पार्टनर्स को, ना तो कमीशन मिला जाएगा, ना कोई एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन मिलना जाएगा, वही कमीशन में ही आ गया आपके पास। पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी कमीशन और अदर रेम्यूनरेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो भी इक्वल ही माना जाएगा। ठीक है, देयर कंपनसेशन कम्स सोलरी थ्रू प्रॉफिट, अगर कुछ कंपनसेशन होता है या कुछ रिगार्डिंग होता है तो प्रॉफिट में ही मिला जाएगा, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। नो न्यू पार्टनर विदाउट कंसेंट, अब इसमें एक चीज आती है कि अगर आप ओरल पार्टनरशिप करते हो, ठीक है, जहां पे आपके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, 3 पार्टनर है ए बी सी, डी पार्टनर आना चाहता है, तो यहां पे आपके पास 100% मेजॉरिटी चाहिए, सभी की मंजूरी चाहिए, उसी के बाद नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। अगर एक भी मना कर गया तो पार्टनर नहीं एडमिट होगा, पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब माइंड में ये चीज आती है कि बच्चों के, या फिर वैसे भी अगर आप समझो इस चीज को कि भाई ओरल पार्टनरशिप है, कुछ कागजी काम नहीं हुए, क्या कोई देखा जाएगा क्या कुछ, बट यहां पे कुछ मैं मेंशन कर रहा हूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास पार्टनरशिप एक्ट ओरल पार्टनरशिप के बारे में भी राइट देता है उसको एक तरीके से कि भाई अगर एक बंदा भी मना कर रहा है तो वो उस चीज को मेंशन कर सकता है कि भाई इतना राइट्स है मेरे पास कि मैं न्यू एडमिशन पार्टनर का रोक सकता हूं, मैं अगर एक भी अगर अड़ गया तो अड़ गया, वो चीज अड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने क्या क्या चीज समझाई है आज, दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी आपके पास पार्टनरशिप के बारे में, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डेफिनेशन क्या है, वो आपके पास यही है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल, ये लीगल डेफिनेशन है जो कि फंडामेंटल बताता है पार्टनरशिप की। ठीक है, हमें सबसे पहले जब भी बच्चे को 12th का बच्चा जो है वो पार्टनरशिप की अच्छे से
बेसिक्स को समझे, क्योंकि अगर बेसिक्स स्टार्टिंग में ही उसके डगमगा गए या गलत कर गया, क्योंकि फर्दर बहुत सारे चैप्टर्स है जो को रिलेटेड है। आगे जो चैप्टर आएंगे आपके पास, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो चैप्टर आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर आएगा, डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर चैप्टर आएगा। ये सारे को रिलेटेड है। को रिलेटेड इन द सेंस कि अगर आप बेसिक्स आपके स्ट्रांग नहीं है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो मेन मेन चीजें हैं जहां पे वो हेल्प करेगी, तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी करेगी। तो यहां पे मैं फाउंडेशन से या बेसिक्स से इस चीज को समझा रहा हूं कि एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे करेंगे, या एनी एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लीगल डेफिनेशन है, याद कर लेना भी, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। की एलिमेंट्स क्या रहेंगे आपके पास? मैक्सिमम 50 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, दोनों समझा चुका हूं मैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या सारे बिजनेस करेंगे, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल करेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस करेंगे। इसमें भाई प्रॉफिट और लॉसेस दोनों है, भाई घाटा होगा, इसका मतलब ये नहीं पीछे हट जाएगा पार्टनर, उसको वो भी सहन करना पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, साथ इकट्ठे एक तरीके से काम करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या है आपके पास के वो प्रिंसिपल भी है, हेड भी है एक तरीके से, और एजेंट भी है। और जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी होती है बेटे, पार्टनरशिप की या पार्टनरशिप में पार्टनर्स की, पार्टनरशिप हैव पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है बेटे वो अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होती है, ये स्पेसिफिकली समझा चुका हूं मैं। ठीक है, आगे चले, इसमें आगे वही रिवीजन कराते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स की, कि भाई राइट टू टेक पार्टनर इन द बिजनेस, कि उसका राइट है कि वो पार्ट ले बिजनेस में। राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब क्या है कि भाई उसके जो डिसीजंस है वो हर्ट किए जाए इन द मैटर ऑफ, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि उसके भी राइट्स है, वो इस चीज पे लीगली जा सकता है। ठीक है, और आपके पास right to access the books of accounts, every partner has the right to inspect the copies of the books of accounts of the firm, और ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अमंग द पार्टनर्स। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स में राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, शेयरिंग प्रॉफिट, और ये ओरल की बात बताई थी मैंने, ओरल पार्टनरशिप में आएगा। ये आपके पास रिटर्न में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट में ही आएगा। और राइट टू इंटरेस्ट ऑन लोन में आपके पास पार्टनर एडवांस लोन करेगा तो 6% पर एनम मिलेगा, ओरल में आएगा ये ओरल में आएगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बच्चों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देख लो, ये राइट टू बी इंडेमनिफाइड, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड by the firm for the payment made or liabilities incurred in the ordinary proper conduct of the business or for emergency action taken to protect the firm or losses, उसको वो एक तरीके से वापस दिए जाएंगे पैसे अगर वो करता है तो। राइट टू यूज द फर्म प्रॉपर्टी, उसके राइट्स तभी है जब सारे कंसेंट करेंगे। पार्टनरशिप डीड भी समझा चुका हूं। पार्टनरशिप डीड में क्या है कि भाई रिटर्न एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर दैट क्लियरली स्टेट्स, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं। फाउंडेशन होता है, डॉक्यूमेंट आउटलाइन करता है ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस। ठीक है, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में आपको समझा चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में कंटेंट में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाती है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात की जाती है, एडमिशन, रिटायरमेंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये सब चीज मेंशन हो चुकी है। रूल्स भी समझा चुका हूं मैं कि प्राउड इक्वल होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब जरा बात करते हैं हम एक टॉपिक पे। टॉपिक क्या है वो चीज देखो आप, टॉपिक है एक एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एक्सपेंसेस की, जहां पे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है वो एक्सपेंसेस। इसकी कैटेगरी बांटेंगे हम, कैटेगरी कैसे बांटेंगे? देखो इसमें एक तो आएगा आपके पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक आएगा आपके पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को।
इसका पहले मतलब समझते क्या होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट दोनों खर्चों के बारे में बात करेंगे। कौन से खर्चों के बारे में बात करेंगे वो चीज बताता हूं मैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस के बारे में बात करेगा कि फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ये पे करने ही करने हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किस बारे में बात करेगा, फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही बटेंगे, ठीक है, या तो ही खर्चे किए जाएंगे। फर्म को अगर लॉस होगा तो ये नहीं होगा, मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, किस बिहाफ पे है, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और डायरेक्ट इनकम होती है। पीएनएल अकाउंट में हमारे पास कौन से होते हैं, डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम होती है। पीएनएल अकाउंट के बाद मतलब पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है ये, हम सोल प्रोप्राइटरशिप का एक प्रोसीजर होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसके बाद जनरल में आते हैं, जनरल बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लेजर बनाते हैं उससे रिलेटेड, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में हमारे पास बैलेंस शीट बनाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को हम इक्वल करते हैं। अब जब हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे, पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उससे ही तो यहां से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहां से हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। बट पीएनएल अकाउंट के बाद हमारे पास बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब क्या है इसका, ये कि जो पीएनएल अकाउंट के से आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, जो पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलेगा वो अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता, इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अगर भाई नेट प्रॉफिट है उसके जो शेयरिंग रेशियो होगा, चाहे ओरल में हो वो इक्वल हो जाएगा, चाहे रिटर्न में हो इक्वल और अनइक्वल दोनों हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट में भी इक्वल हो सकता है, बट उसमें आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि भाई इक्वल करेंगे। अनइक्वल भी हो सकता है बट 2:3:5 1:5 है, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो तो बटेगा बटेगा, बट उसके अलावा जो क्या बढ़ता है पार्टनर्स के बाद, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मिलता है, पार्टनर्स के लिए तो एक तरीके से वो इनकम ही है। तो ये तीन चीजें मिलती है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो फर्म को मिलता है वो हिसाब किताब आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। कहने का पर्पस ये है कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में मान के चलो फैक्ट्री के खर्चे आ गए, प्रोडक्शन के खर्चे आ गए, ठीक है, क्योंकि इसको तभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। पीएनएल अकाउंट में आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम आ गए, जो कि आपके ऑफिस के खर्चे हो गए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हो गए। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के पास बटेगा, बट वो पार्टनर्स के पास कब बटेगा या कैसे बटेगा, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही बटेगा। मतलब पार्टनर्स के लिए सेपरेट अकाउंट बनाया गया है जहां पे पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, सैलरी के बारे में, कमीशन के बारे में, रिजर्व भी मेंटेन होता है, और लास्ट में अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है कि भाई ये सब कुछ करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट बचा है। क्योंकि सैलरी ऑफ पार्टनर जरूरी नहीं है भाई सैलरी सबको मिले, हो सकता है 4 पार्टनर है एक को सैलरी मिले। कमीशन ऑफ पार्टनर ये नहीं है जरूरी सबको मिले, हो सकता है भाई 3 पार्टनर है उसमें से एक को मिले या 2 को मिले, ये मेंशन नहीं होता। बट ये अलग अलग पार्टनर को सैलरी भी लौट की सकती है, अलग अलग पार्टनर को कमीशन भी लौट की जा सकती है। तो ये हिसाब किताब के लिए या ये अकाउंटेबिलिटी के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों को जो 11th से 12th में आए हैं उनको ये चीज समझना जरूरी है कि अभी तक हम जो 11th की किताब पढ़ रहे थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, सिंगल ओनर के हिसाब से हम अकाउंटेबिलिटी बना रहे थे, जहां पे सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आती है, उसके बाद हम जनरल रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम लेजर करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस आता है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट आता है, उसके बाद पीएनएल अकाउंट आता है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट आता है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कर रहा था, बट अब जो हम कर रहे हैं वो हम पार्टनरशिप के लिए कर रहे हैं। एक चीज और बता देता हूं कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए ही बनता है, ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बनता है, ना तो वो कंपनीज के लिए बनता है। तो ये चीज क्लियर होने चाहिए। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में भी आ सकता है कि
पार्टनरशिप पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनता है? वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए बनता है। किसके बाद बनता है? वो पी&एल अकाउंट के बाद बनता है, क्योंकि पी&एल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। उसके बाद वो चीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सैलरी, कमीशन वगैरह सब चीज। ठीक है, ये जो बेसिक्स है, ये बेसिक्स जहां पे यूज की जाते हैं। अब जो मेंशन मैंने आपको ये करा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, इसका बहुत बड़ा रोल है पार्टनरशिप में। जो आप अकाउंटेबिलिटी करोगे इसको अवॉइड मत करना, इसका बहुत बड़ा रोल है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आपके पास वो खर्चे, पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से सोचो, वो एक्सपेंसेस जो देने ही देने हैं, फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। याद करो, आप 11th में आपने पढ़ाई करी है, पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, आपके पास स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी सारे आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो पे करने ही है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एक नया टर्म ऐड हुआ है, 11th में नहीं कराया था ये, क्योंकि 11th के सिलेबस में नहीं था ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट पार्टनरशिप फर्म के बारे में जब आती है तो ये करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस जो है वो पी&एल अकाउंट में जाएंगे या पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है, ये वो खर्चे हैं फर्म को अगर प्रॉफिट होगा तो दिए जाएंगे। जैसे कि कौन से कराया मैंने अभी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, ये वो खर्चे हैं तभी बटेंगे। रिजर्व की बात भी करो, रिजर्व भी मेंटेन किया जाता है नेट प्रॉफिट से, वो पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, ये तो तभी बटेंगे अगर फर्म को प्रॉफिट होता है। तो फर्म को अगर प्रॉफिट नहीं होता, ना तो आईओसी दी जाएगी, ना तो आपको सैलरी दी जाएगी, ना तो कमीशन दिया जाएगा, ना तो रिजर्व मेंटेन की जाएंगे, ना तो डिविजिबल प्रॉफिट दिया जाएगा। तो एक चीज क्लियर होगी कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आपको खर्चे देने ही देने हैं, और ये जाएगा आपका पी&एल अकाउंट में। सीधा सा फंडा है ये वो खर्चे हैं जो पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड वाले हैं, और ये जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा ये। ठीक है, फर्म को प्रॉफिट होगा तो बटेंगे, फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो ये नहीं दिए जाएंगे। ये बिल्कुल कंपलसरी बात है भाई, नहीं बटेंगे। अगर मान के चलो फर्म को लॉस हो रहा है तो ना तो आईओसी दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना तो आपको सैलरी दी जाएगी पार्टनर को, ना तो कमीशन दी जाएगी, और प्रॉफिट की तो बात ही अलग है, वो तो वैसे भी नहीं बटेगा, लॉस में चल रहे हो। तो एक चीज क्लियर हो गई है, दो टर्म समझाई है मैंने, इसलिए समझाई है, कैटेगरी है ये। कैटेगरी किस लिए है पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही क्वेश्चंस मेंटेन किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, पूछे जाएंगे। एक तो आपके पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एक आपके पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट है। सीधा सा फंडा है, यही है कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में ही हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको पे करना ही करना है। मान के चलो फैक्ट्री ले रखी है, आप लॉस में चल रहे हो, जिसको रेंट देना है, लैंडलॉर्ड आके खड़ा हो जाएगा, रेंट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, बिजली का बिल है, बिजली पे करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज ने काम किया, सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में क्या हो जाएगा आपके पास? अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही बटेंगे, और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के सारे जो खर्चे है वो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरी अगर आपने याद नहीं करी तो दिक्कतें क्रिएट होगी। तो यहां पे आपके पास एक चीज मेंशन करी है मैंने कि हम जो बनाते थे, ये जो आपके पास मेन जो है स्टार्टिंग में मैंने पार्टनरशिप करवाई है, जो बेसिक्स करवा रहा हूं मैं, जो ये डेफिनेशन करवाई, सब करवाई है, सीबीएसई का जो क्लास 12th का करा रहा हूं, इससे पहले 11th का भूल मत जाना, क्योंकि 11th का ही कंटिन्यूएशन है आगे। 11th के बेस पे ही आपके पास कौन सी आ जाएगी बेटे, क्लैरिटी दे रहा हूं मैं, जर्नल एंट्री अच्छे से आनी चाहिए,
जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लेजर पता होने चाहिए क्या डेबिट होंगे क्या नहीं होंगे, ठीक है। बैलेंस शीट का पता होना चाहिए, बैलेंस शीट कैसे हम मेंटेन करते हैं, टैली कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा टैली करने में दिक्कत आएगी कि बैलेंस शीट को टैली कैसे किया जाए। पीएनएल अकाउंट स्टार लास्ट का जो चैप्टर था बच्चों ने जो किया था, अगर वो ढंग से नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी। थोड़ा बहुत समझने के पर्पस ये है कि भाई पीएनएल अकाउंट बनाने की हमें जरूरत पड़ सकती है इसमें, क्योंकि ये केसेस ऐसे आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पास जहां पे आपको कुछ चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दी जाती है और उसके अगेंस्ट आपको नेट प्रॉफिट निकाला जाता है कि कैसे नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स जो है, बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझा चुका हूं मैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी क्लियर हो गया है। ये इसके एक्सपेंसेस बता देता हूं दोबारा से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके पास रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद आपके पास मिसलेनियस भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। डेबिट साइड के जो भी पीनल अकाउंट के हैं वो सारी चीज इसमें आ जाएगी, और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में आपके पास आएगी आईओसी, ठीक है, सैलरी आ जाएगी, उसके बाद कमीशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिजर्व तो मेंटेन किए जाते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट भी आएगा आपके पास। भाई पहली बात तो जब नेट प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व मेंटेन होंगे। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कौन से होते हैं? जो लास्ट में होंगे, सब कुछ दे के होंगे, बात जो मतलब आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद, सैलरी ऑफ पार्टनर देने के बाद, और कमीशन ऑफ पार्टनर देने के बाद, उसके बाद लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा। अब बात आती है डिविजिबल प्रॉफिट की कि डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में बटेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ये ओरल पार्टनरशिप है या रिटर्न पार्टनरशिप है। ओरल पार्टनरशिप में इक्वल आएगा, रिटर्न पार्टनरशिप में आपके पास इक्वल और अनइक्वल दोनों आएगा। जो चीज मेंशन की जाएगी स्टार्टिंग में, लास्ट में डिविजन प्रॉफिट उस हिसाब से बट जाएगा। और वो लास्ट में कैसे बटेगा? मान के चलो दो पार्टनर है, वो आएगा आपका एज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। दो पार्टनर है, बी पार्टनर है, बीज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल करंट अकाउंट क्या है? कैपिटल करंट अकाउंट आपके पास जब अब आगे करोगे, इस चीज को समझोगे, दो मेथड आएंगे। एक तो आपके पास आएंगे फिक्स कैपिटल मेथड और एक आएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आपके पास सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता ही नहीं है। आपके पास जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में है, जो आपके पास आईओसी है, सैलरी है, कमीशन है या डिविजिबल प्रॉफिट है, वो सारे आएंगे करंट अकाउंट में। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आपके पास जो आईओसी है, सैलरी है, कमीशन है, डिविजिबल प्रॉफिट है, वो आएगा करंट अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो आपके पास आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएंगे। ये मेथड है, मेथड आपको बताएंगे इसमें कैसा आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको इवॉल्व कर रही है, समझनी है पार्टनरशिप के बारे में। क्योंकि अगर आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में गलती कर गए, आपने अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि किसी केसेस में कुछ कुछ पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानती है। ये पार्टनरशिप फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ पार्टनरशिप फर्म
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानती है। वो आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अब पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। पीएनएल अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके सैलरी, कमीशन, आईओसी और आपके डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जो कि पार्टनर से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि जो आईओसी है वो आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि कुछ कुछ जो पार्टनरशिप फर्म है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ये मान के चलती है कि अगर हमें लॉस हो रहा है बट इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है उनको मिलना चाहिए, ये अपना अपना डिसीजन होता है। वो उस चीज को एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मांग सकती है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मांग सकती है, बट ये कंपनी के अकॉर्डिंग होता है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देते हैं। अगर ये होता है कि भाई पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब बता ही नहीं रही क्या है, तो बाय डिफॉल्ट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आईओसी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और अगर मान के चलो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आप उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानोगे, आप उसको पीएनएल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करोगे, और वो आपके लिए फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको फर्म को पे करना ही है, और वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा, क्योंकि वो अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन चुका है, क्योंकि हमने उसको कैटेगरी किस में बांध दिया है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, क्योंकि इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उस चीज को आगे फर्दर समझोगे पार्टनरशिप फर्म के लिए। यहां पे बच्चों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा स्टार्टिंग से लेकर अब तक इस चीज को रिकॉल करो कि हम पार्टनरशिप में क्या क्या ऐसी टेक्निकलिटी है, क्या क्या ऐसी फॉर्मेलिटीज है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम चीज समझ चुके हैं, क्योंकि ये जो है ये स्टार्टिंग में जो बेसिक्स है ये बहुत आगे फर्दर जो अगर आप कैपिटल अकाउंट भी बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, या फिर आप फर्दर कोई बैलेंस शीट भी बनाते हो, या फिर क्योंकि बैलेंस शीट तो लास्ट में बनेगी, पीएनएल अकाउंट के एक्सटेंशन है, पीएनएल अकाउंट के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैलेंस शीट बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, जो भी आपके पास लेजर बनेंगे, पर आपको ये सब चीज पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तभी फर्दर आप इस चीज में आप कैलकुलेशन सही कर पाओगे। ये ओवरव्यू समझ लो या बेसिक्स समझ लो, या बेसिक्स की एक डेप्थ में जो चीज समझाई है पार्टनरशिप फर्म की वो आप समझ लो, बट ये सब चीजें बेसिक्स आपको समझनी पड़ेगी। जहां पे आपको पार्टनरशिप फर्म के बारे में डेफिनेशन समझाई है, मैंने राइट्स समझाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरल और रिटन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, आपको मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा है, क्या क्या चीज कंटेंट होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या क्या चीजें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है, ये क्या क्या मेंशन की जाती है। उसके बाद मैंने आपको रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आते हैं आपके पास क्वेश्चंस, जहां पे आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो आपने कैसे चीजें करनी है। अगर ये आप क्वेश्चन ऐसा आता है रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनर को एक तरीके से इंटरेस्ट देना है लोन पे, तो फिर अगर आप 6% पर एनम नहीं देते, बाय अगर खुद ही दिमाग से या नहीं देते तो भी गलत है, अगर आप कुछ और परसेंटेज के हिसाब से देते हो 8%, 12% सोच के या फिर कैसे करके, तो वो भी गलत है, कैलकुलेशन सारी खराब होगी उसमें। 11th के बच्चों को जो अब 12th में आए हैं ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजों में गलतियां करके ही बैलेंस शीट लास्ट में सारी खराब हो जाती है, और बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो क्वेश्चन ही एक तरीके से ऊपर नीचे सब चीज चेक की जाएगी, गलत ही निकलेगा जब सारी चीजें प्रिपरेशन सब चीज पुट नहीं कर रहे इसमें आप। तो ये है आपके पास सारे बेसिक्स, ये है आपके पास सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड, जहां मैंने आपको चीज समझाई है, एक एक चीज राइट्स आपके पास, रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये सारी चीजें मेंशन की है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, यही आपके पास है। जो आप वीडियो देख रहे हो अगर आप मेरा आप, तो इस चीज को आप दोबारा चेक करके, आप बच्चे जो पढ़ रहे हो इस चीज को एक बार ढंग से समझो और बेसिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे समझो।
क्योंकि आगे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बहुत चैप्टर्स कैरी ऑन हो जाएंगे, पूरी बुक है इससे रिलेटेड है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही अब तक मेरी क्लास यही थी। थैंक यू।